में राज्य कर्मियों को मिली सौगात, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। देवघर वासियों को एम्स की मिली सौगात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। ओपीडी में शुरू हुई सेवा। झारखंड सरकार गिराने की साजिश मामले में आरोपियों की बड़ी मुश्किलें। रांची विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। झारखंड में वज्रपात से 4 की मौत। साहिबगंज में वज्रपात से 3 महिलाओं की मौत और बेरमो में एक महिला की ठनका गिरने से मौत। गुमला में केला बागान में 2 लोगों की हत्या। कर्नाटक के रहने वाले 2 लोगों को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। और टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद तीरंदाज दीपिका रतनुदास ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। सीएम ने दोनों का बढ़ाया हौसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरें की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड कैबिनेट की, जहां बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें बता दें कि 24 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की बताते चले कि स्वीकृति मिली है। वहीं 7वें वेतन आयोग के संशोधन की अनुशंसा की गई है और राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता में वृद्धि की गई है। वहीं जुलाई 2021 से इसे प्रभाव में लाया जाएगा और आंगनबाड़ी योजना के तहत पोशाक आहार में संशोधन को स्वीकृति मिली और अब 6 दिन यानी बच्चों को अंडा दिया जाएगा। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2021 के संशोधन में भी स्वीकृति दी गई है और इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में संशोधन किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी तरजीह दी गई है। रांची के हुंड्रू फॉर्म के आसपास यानी 21 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण में भी मंजूरी दी गई है। वित्त विभाग से 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से झारखंड राज्य में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। ये तो ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। संथाल परगना क्षेत्र के लिए देवघर एम्स ओपीडी शुरू होना यानी किसी बड़ी खुशखबरी और सपने से कम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मनमुख बता दें कि मांडविया ने ऑनलाइन उद्घाटन किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। विधायक नारायण दास ने कहा कि इस एम्स से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्षण्य ने आज जानकारी देते हुए कहा कि देवघर के देवीपुर में बने एम्स ओपीडी का मुख्य कार्य परामर्श देना है। डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि मूलतः परामर्श ओपीडी है जिसमें मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा और न ही इमरजेंसी सेवा ली जाएगी। फिलहाल जो मरीज यहाँ आएंगे उन्हें परामर्श सुविधा दी जाएगी और इसके अलावा वैसे मरीज जिन्हें दवाइयों से ठीक की जा सकती है उनका उपचार किया जाएगा और इसके अलावा फिलहाल जिन मरीजों को ऑपरेशन या भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी उन्हें बता दें कि कहां से सर्जरी करानी है और इनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा क्या होगी इसके बारे में परामर्श दिए जाएंगे। फिलहाल एम्स ओपीडी में 15 बेड लगाया गया है जिन्हें डे केयर बेड के नाम से जाना जाएगा। मरीजों को तत्काल राहत के लिए 4 से 6 घंटे के लिए इस बेड को मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल देवघर एम्स में रात्रि सेवा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जल्दी यहां पर केंद्र सरकार की जो दर पर एक्सरे, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट की सुविधा भी बहाल की जाएगी। बढ़िया शुभकामना यही देते हैं कि बढ़िया से चले और जो कमी है
अभी भी डॉक्टर और विभाग की कुछ कुछ कमियां हैं, उसको दूर करते हुए, और जिस तरह का दिल्ली का एम्स है, जैसे सुनने में जो आया है कि जैसे पटना में भी एम्स में, लेकिन वहाँ सुविधा उतना नहीं है। यहाँ सुविधा हो और हम लोग के तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए, हम लोग करने के लिए तैयार। और इसमें जो लाखों लोग हैं जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है, उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मंच से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है। और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना, और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है पूरा हो। से शुरू हो जाएंगी। हम लोगों ने आपको डॉक्टरों के बैठने का रोस्टर ऑलरेडी कल दिया हुआ है और कुछ अखबारों में मैंने आज देखा भी है, तो वह हमारे डॉक्टर रोज़ बैठेंगे। 13 विषयों के चिकित्सक रोज़ बैठेंगे। सैटरडे को थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन बाकी 5 दिन 8:30 से 10:30 बजे तक पंजीकरण होगा। जो मरीज 8:30 से 10:30 के बीच में पंजीकृत हो जाएंगे, अभी संख्या हम 200 का टारगेट रख रहे हैं कोविड को देखते हुए, क्योंकि बहुत भीड़ ना हो। हमारे चिकित्सक उन सबको देख के उठेंगे। धीरे धीरे हम इसको ऑनलाइन और फ़ोन से अपनी बुकिंग करने का प्रावधान भी करेंगे, क्योंकि हर आदमी यहाँ के भी परेशान ना हो, उसका भी प्रावधान करेंगे। आगे हम लोग कैशलेस की पद्धति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि कैशलेस होना चाहिए हर जगह, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने उसको बात की हुई है कि हम सारा प्रोसीजर कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर पूरा कैशलेस प्रोसीजर है शुरू कर दिया जाए। जेएमएम ने केंद्र सरकार की निजीकरण नीति का विरोध किया है। रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने रेलवे के साथ कई विभागों का केंद्र सरकार की तरफ से निजीकरण किए जाने का विरोध किया और इसे गलत ठहराया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार निजीकरण की ओर जा रही है, उससे एक दिन देश पूंजीपतियों के हाथों बिक जाएगा। हालांकि सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि इस देश के राजमार्ग पूंजीपतियों के नाम हो जाएंगे और प्राइवेट एजेंसियां मनमाने तरीके से टोल टैक्स वसूलेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 25 एयरपोर्ट और 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेनें और 900 पटरियों को बेचा जाएगा। वहीं 27,600 किलोमीटर एनएच को भी बेचा जाएगा और इस देश का किसी भी प्रकार का उपक्रम अब देश का नहीं रहेगा। खेला शुरू हुआ है। कोविड काल में जब रेल बंद हो गया परिचालन, उसके बाद से भी लगातार परिचालन हो रहा है, लेकिन वो स्पेशल ट्रेन हो गया और किराया 1.5 से दोगुनी हो गई। तो लोगों को तो समझ में आ रहा है। अब लोग समझकर 2024 का फैसला क्या देते हैं, या तो इसी तरह का गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बीजेपी कंपनी के पराधीन रह के जीना चाहते हैं। अब उनको तय करना। जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर अजय कुमार का। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होने से ये पता लग जाएगा कि असली स्थिति हर समाज की क्या है, जिससे सभी की मदद की जा सकती है। जातीय जनगणना सिर्फ आरक्षण नहीं है। बताते चले कि हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो जनगणना है, कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश को बेचने और देश की आत्मा पर लगातार हमला हो रहा है। 2011 में सेंसस हुए थे, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है कि फिर से गणना इसलिए होना चाहिए, देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना, जातीय आधार पर सिर्फ आरक्षण नहीं है। जातीय गणना जातीय सेंसस से ये पता लग जाएगा
कि क्या असली स्थिति है हर समाज का, तो आपको टारगेटेड रिलीफ मिलना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। कास्ट एंड कम्युनिटी सेंसस इसलिए ताकि अगर सरकार को डेटा ही नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो आप सोशल इंटरवेंशन कैसे करेंगे? तो जरूरी है, एकदम जरूरी है सर। कांग्रेस ने बीजेपी पर देश के असली देशभक्त को नकली बताकर प्रचार करने का आरोप लगाया है। इस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी स्मरणोत्सव मना रही है और इस दौरान 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतकर बांग्लादेश को अलग देश बनाए जाने की जानकारी युवा पीढ़ी को देने का काम कर रही है। और इसी को लेकर आज चास के मरवाड़ी पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक चौधरी ने शिरकत की। और इस दौरान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। और इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने उपस्थित नेता और कार्यकर्ताओं को इंदिरा गांधी के जरिए देश के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी गई और वर्तमान सरकार की विफलताओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। जिस पार्टी ने इस देश के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में शहादत दी है, लाखों लोगों की कुर्बानी देने का काम किया है, आज उनको जो है आज नकली देशभक्त असली देशभक्तों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर के पटमदा के गोबर घुसी में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जिले और राज्य के उन बच्चों का बेहतर देखभाल करने का प्रयास कर सकते हैं जिन जरूरतमंद बच्चों की देखभाल की जरूरत है। खूंटी जिले में 3000 से अधिक बच्चों को चिन्हित किया गया है और उन परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया है। और आज ये कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम जिले में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। और एक कई बिंदुओं पर आंकड़ा बाल कल्याण से संबंधित जो समस्याएं उभर करके सामने आती है, उसमें बहुत सारे जैसे कोविड से प्रभावित हो या कोई अनाथ बच्चे हो या कोई इस तरीके से जिनको ट्रैफिकिंग में लेके चले गए, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पूरे ज़िले में होंगे, उसका सर्वे करने के बाद उसको किस योजना से लाभ दिया जा सकता है, कैसे उसको बेहतर लाभ मिले और उनको संरक्षण और सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश के आरोप में तीनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और रांची विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि 22 जुलाई को तीनों आरोपी अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद उन्हें 24 जुलाई से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। दरअसल बेरमो विधायक अनूप सिंह के सूचना पर रांची की कोतवाली पुलिस कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों पर राज्य सरकार के गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा है। कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये इन लोगों की सक्रिय भूमिका रही है, तो खुद स्वीकार किए हैं कि हम लोग की सक्रिय भूमिका रही है। ये इंडिगो फ्लाइट से मानिए कुछ विधायक गण के साथ ये लोग इंडिगो फ्लाइट से रांची से दिल्ली गए थे। वहाँ के
एक दो होटल में ठहरे थे ये लोग, और वह महाराष्ट्र के एक दो आदमी जो नाम था जय कुमार बेलखेरे और चंद्रशेखर बावनकुले, ये दो लोगों के साथ मिलकर इस घटना का अंजाम देने में सक्रिय भूमिका इन लोगों की रही है। साहिबगंज के राज्यमहल थाना इलाके के सखी बगीचा गांव में वज्रपात की घटना में गांव के 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक रूपा चौक के समीप कुछ महिलाएं धान खेत में किरोनी का काम कर रही थी। उस एक दौरान अचानक हुई तेज बारिश के बीच वज्रपात होने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने सरकारी फोन नंबर पर प्रशासन से मदद भी मांगी है, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली और आनन फानन में लोगों ने चारों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। पतियाले बोले हरे मरी गए, चाहे आदमी सब के रोनी करी गाव होले, तैसे पीछे तरफ से हम दौड़ले गए, जाके उठा है तो सब तक तो कोई होश ख्याल कुछ नहीं, बस उठा बैठा है, चारों कर कपड़ा ऊपर है गए नीचे कर लिए, लोग सब तो नहीं बैठा रहे, घोल्टी जाए तक हमें छोड़ दिलिए, दौड़ले माथा हाथ लेके बस्ती अलिए और गुल कर लगले और कपड़ा फाड़ी दिलिए। बेरवा के गोमिया के मोदी टोला में मंगलवार की शाम को अचानक हुए वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा कि गोमिया मोदी टोला निवासी लालदेव यादव उर्फ लाला की 50 वर्षीय पत्नी कौशल्या देवी पानी टंकी के पास खेत में काम कर रही थी और इसी दौरान वज्रपात के चपेट पाने से कौशल्या देवी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही मौके पर गोमिया पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पाकुड़ डीसी ने इलाके के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उपायुक्त ने बाढ़ प्रभावित लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया है और इस इलाके में बाढ़ के हालात को देख डीसी ने अधिकारियों से लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बाढ़ के चलते कई एकड़ में लगी धान और दूसरी फसल भी बर्बाद हो गई है, जिससे लोगों के सामने अनाज का संकट पैदा हो गया है। डीसी वरुण रंजन ने जिले के इलामी, तारानगर और रामचंद्रपुर पंचायतों का निरीक्षण किया और इस दौरान एसडीएम सहित तमाम अधिकारी उपायुक्त के साथ मौजूद थे। आगे क्यों देखनी काल के अभी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ एक परिवार हैं जिन लोग किसी कारण से इस कारण से अपना घर में खाना वगैरह नहीं बना पा रहे, उनके लिए सूखे राशन की व्यवस्था की जा रही है और शाम तक उसको वितरित कराया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले समय में अगर जल स्तर बढ़ता है, क्योंकि गंगा में जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है अभी तक, तो उसको लेकर के हम लोग कई रिलीफ कैंप्स को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी केसेस में लोगों को वहाँ। पाकुड़ में भारी बारिश के कारण जिले में अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी है और जिसके चलते मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पृथ्वीनगर के रहने वाले अब्दुल करीम नामक व्यक्ति बाढ़ग्रस्त पुलिया के रास्ते अपने घर लौट रहे थे। तभी पुलिया से गिर जाने के कारण वो पानी में बह गए, जिसके बाद 22 घंटे के बाद युवक का शव बरामद किया गया। बोकारो में 1 घंटे की हुई बारिश ने बोकारो स्टील प्रबंधन के लगातार किए जा रहे दावों की पोल खोल दी है और शाम हुई जोरदार बारिश में बोकारो के सेक्टर 3 स्थित मेंटेनेंस कार्यालय पूरी तरह से डूब गया। वहीं बोकारो के सेक्टर 2D इलाके में स्थित समर्थ आवासीय विद्यालय में पानी लबालब भरा हुआ है। दरअसल इलाके के ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने के कारण यह हालत हुई है और साथ ही साथ सेक्टर 3 के भी कई घरों में लबालब पानी भर गया है और इस जल जमाव से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और तनु दास ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस दौरान दीपिका के माता और पिता दोनों मौजूद थे। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से
टोक्यो ओलंपिक से संबंधित बातों पर चर्चा की और अपने अनुभव शेयर किए। बता दें कि तीरंदाज तनुदास दीपिका कुमारी के पति हैं। रांची टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और मेयर आशा लकड़ा ने सम्मानित किया। निकी प्रधान, सलीमा टेटे के साथ साथ यानी रांची लौटी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और उनके पति तनुदास, जो कि दीपिका के साथी खिलाड़ी हैं, और उनको भी राजधानी रांची में सम्मानित किया गया। लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सम्मानित करने के लिए आए हैं, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे हम लोग को इस तरह से बुलाया और इतना सब लोग सम्मान कर रहे, सब लोग इतना प्यारे प्यारे गिफ्ट हम लोग के लिए लेके आए। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। जी मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और शादी के बाद ये पहली बार मैं आया हूँ अपने ससुराल, और ससुराल का खातिरदारी अलग और यहाँ पे रांची का खातिरदारी जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत फील हो रहा है अच्छा। हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और जितना हो सके हम पूरी जान लगाएंगे और खुद को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। झारखंड की बेटी, रांची की बेटियों ने हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा टोक्यो में फहरा और प्रधानमंत्री जी ने जो ऊर्जा भरी और जो हौसला बढ़ाया, जो जीते उनका भी हौसला बढ़ाया, उनका भी सम्मान किया, जो चूक गए उनका भी सम्मान किया, उनका भी हौसला बढ़ाया। रांची में पति पत्नी का एक विवाद पुलिस के लिए गले की फांस बन चुके हैं। कारण ये है कि पति ने पुलिस पर बेरहमी से उसके साथ मारपीट का आरोप लगाया है, तो वही इस बात की तस्दीक उसके 4.5 साल के बच्चे ने भी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि पूरे मामले पर पत्नी का कहना है कि पुलिस ने कोई भी मारपीट नहीं की है। पूरा मामला रांची के सुखदेव नगर थाना इलाके का है। दरअसल संदीप गुप्ता और मोनिका गुप्ता की शादी 2015 में हुई थी, लेकिन शादी के एक बाद से ही संदीप और मोनिका में विवाद शुरू हो गया। दोनों में कई बार विवाद हुआ और थाने में समझौता भी हुआ, लेकिन 2021 में विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि मोनिका ससुराल से अपने मायके आ गई, जिसके बाद संदीप अपने बेटे के साथ मोनिका से मिलने गया, जहां दोनों का फिर से विवाद हुआ। और विवाद बढ़ने के बाद मामले की सूचना सुखदेव नगर पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस दोनों पक्षों को अपने साथ ले आए और संदीप ने कहा कि थाने में समझौता के दौरान थाना प्रभारी भड़क गए और उससे लाठी से पीटने लगे। तभी उनका बच्चा बीच में आ गया और उससे भी डंडे से चोट लग गई। उधर इस मामले को लेकर पत्नी का कुछ और ही कहना है। पत्नी का आरोप है कि पति संदीप उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था और शराब के नशे में अक्सर मारपीट भी किया करता था, जिसके बाद मामले को लेकर थाने में शिकायत की गई थी, जिसमें पूर्व में ही समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी और फिर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद सुखदेव नगर थाने में फिर से उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके के बिरसा चौक के पास हटिया रांची रेल लाइन पर कटकर यानी एक युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक की पहचान गोमिया बोकारो लारिया टांड के रहने वाले 22 वर्षीय शुभम कुमार के तौर पर हुई है। लोगों के मुताबिक युवक फोन पर बात करते ट्रेन से जा कटा और बताया जा रहा कि मृतक का इलाज सीआईपी रांची में चल रहा था। पुलिस को तलाशी के दौरान इससे संबंधित कागज भी मिले हैं। चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक में जेएमएम ने ओडिशा में यानी प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में ओडिशा सरकार का पुतला दहन किया और इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने पुतला दहन होने से रोकने की कोशिश की। इस बीच जेएमएम कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच थोड़ी खींचातान भी हुई। बता दें कि सोमवार को अपनी मांगों को लेकर ओडिशा की जेएमएम प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन प्रदर्शन कर रही थी, तभी ओडिशा पुलिस ने अंजलि सोरेन को गिरफ्तार किया था। गोड़ा के गंगटा में रहने वाले पवन मिश्रा की बेटी नैन्सी बचपन से ही दिव्यांग है। 100% दिव्यांग का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी नैन्सी को अब तक कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। नैन्सी के पिता ने बताया कि संबंधित विभाग में कई बार पेंशन के लिए गुहार लगा चुके हैं, पर अब तक पेंशन नहीं मिल पाया और नैन्सी ना बोल पाती है ना चल पाती है। नैन्सी को परिवार में वैष्णवी कहते हैं। वहीं उनकी मां भी बताया कि 21 वर्ष की उम्र में
उनमें ग्रोथ नहीं है। तो अब तक क्या नहीं मिला है कुछ? कितना बार दिए, बोलता है कि विधि जागरूक सिविल कोर्ट में, उसमें भी आवेदन दिए, कहीं कुछ नहीं होता है। बहुत बार दिए और पदाधिकारी सब रिसीविंग नहीं देता है। कर्मचारी कहता है कि आदेश नहीं है, रिसीविंग नहीं देंगे, फलना नहीं देंगे। सबका मनमाना ढंग से काम चलता है। विधि बलम दिए जो खुला है सिविल कोर्ट में, CGM जिसमें चेयरमैन है उसमें कई बार दिए, लेकिन आज तक नहीं मिला। खाली बहाली करो, यह करो, वह करो। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के पुराना पेट्रोल पंप के सामने स्थित केला बागान में 2 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया और एक मृतक की पहचान एम देवादत्त रूप में की गई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान लोकेश के रूप में की गई है। दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड की आदिवासी महिला कोकुन से रेशम का धागा निकालने की तकनीक सीख रही है। दरअसल हस्तकरघा रेशम और हस्तशिल्प निदेशालय की बता दें कि महिलाओं को कोकुन से धागा निकालने की तरकीब सिखाया जा रहा है और यह तकनीक सीखकर महिलाएं काफी खुश हुई है। परियोजना पदाधिकारी का कहना है कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी बनाया जाएगा। विभाग समूह को आवश्यक मशीन भी देगी ताकि घर बैठे रोजगार कर सके। उन्होंने कहा कि तैयार धागा के लिए बाजार की कमी नहीं है। मिलेगा क्या? उसे निकालेंगे तो बहुत पैसा होगा, कितना अच्छा निकालेंगे उतना अच्छा पैसा होगा। जो 30 महिलाओं का बैच बना के हम इसको चला रहे हैं। यहाँ पर तसर का काफ़ी उत्पादन होता है, तसर कोकून का काफ़ी उत्पादन होता है, लेकिन ये लोग तसर कोकून के आगे का प्रोसेस नहीं जानते थे। तो वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने तसर धागाकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 3 तरह का धागा बनाने का हम लोग इनको सिखा रहे हैं कि फ्रेश कोकून से आप रील बनाएं, उसका जो वेस्ट बचेगा उससे कटिया बनाएं, और उससे भी कुछ ज़्यादा वेस्ट अगर निकलता है तो आप उसको घिच्चा बनाएं। 3 तरह का धागा यहाँ बनाने का। और इसके साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।